आज हम 101 से लेके 150 तक चैप्टर नंबर 2 असेसमेंट और एवेल्युएशन उसके एमसीक्यूज करेंगे। पहला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसे बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर दिया था, उसके जो पहले पॉइंट्स थे वो 6 पॉइंट्स, जो सब ग्रुप्स थे वो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन था। इसके अंदर जो सिंथेसिस था, जिसको दूसरे लफ्ज़ों के अंदर हम कहीं ना कहीं क्रिएटिंग या क्रिएशन कह सकते हैं, वो उसने 5th नंबर पे दिया था। और जो था एवोल्यूशन, वो लास्ट में था। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से किस चीज़ को उसने जो कम अहमियत दी थी, जिसकी वजह से इस ये यानी कि इसकी लिमिटेशन में इसके डिसएडवांटेजेस अंदर काउंट होती है। तो वो ये था कि उसके अंदर क्रिएटिविटी को उसने कम अहमियत दी थी, क्योंकि सिंथेसिस हमें क्रिएशन हमेशा आखिर में होती है, लेकिन उसने क्रिएशन को 5th नंबर दिया था, सिंथेसिस को 5th नंबर दिया था। जब ये रिवाइव्ड बलून टैक्सोनॉमी आई थी, उसके बाद जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, उसको जो है वो लास्ट के अंदर रखा गया, आखिर के अंदर रखा गया। तो उसको यानी ज्यादा अहमियत दी गई कि सबसे ऊपर वाला दर्जा जो है वो क्रिएशन होता है, क्रिएटिविटी होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इज द एग्जांपल ऑफ। यानी अगर आपको कामयाबी के लिए 80% नंबर लेना जरूरी है। अब ये किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा कि आपको कामयाबी के लिए उससे ज्यादा नंबर लेने चाहिए। ये ऐसे कोई सिर्फ एक क्राइटेरिया बताया जा रहा है। 80% जो बंदा नंबर लेगा उसका एडमिशन हो जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगी, यानी उसको उसको सक्सेस मिल जाएगी। तो ये 80% एक क्राइटेरियन रेफरेंस है कि यानी जहाँ पे हम कोई क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं लेकिन हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो ये बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फिक्स्ड आइडियाज एंड बाल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज ऑफ। फिक्स्ड आइडियाज ये होता है कि हम देखिए, हमारे पास साइंस है ना, तो साइंस के अंदर आइडियाज चेंज होने से, ट्रीटमेंट चेंज होने से चीज़ें बदलती हैं। अब जहाँ फिक्स्ड आइडियाज के साथ हम चल रहे हों, यानी वहाँ पे कुछ बदल नहीं रहा, हम नतायज फिक्स्ड आइडियाज से ही ले रहे होते हैं। इसको समटाइम आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर किसी बच्चे को दवाई देता है और उसकी कंडीशन को समझते हुए कि इसको प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, इस बंदे को प्रॉब्लम कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ऐसी पिल्स, ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और वो उस उन मेडिसिन, जो पेशेंट है वो उन मेडिसिन को इस नज़रिए के साथ लेता है कि ये लेने से मुझे जो है वो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब जब वो बंदा इस नीयत के साथ लेता है और वो ठीक भी हो जाता है, तो यानी एक ऐसी जिस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज़ के साथ। या जैसे अगर आप अपने घर के लिए मेडिसिन लेके आते हैं, आप बताते हैं कि मैं 50 रुपए की मेडिसिन ली है और उसका इफेक्ट कुछ और होगा। अगर आप ये बताते हैं कि ये मेडिसिन, जो टैबलेट जो मैं लेके आया हूँ, ये 1000 की एक है, तो उसका कुछ इफेक्ट कुछ और होगा। हालांकि वो दोनों यानी एक फिक्स्ड आइडियाज आप कह सकते हैं कि उसका कोई असर नहीं था, लेकिन जिसने लेने वाले, जो कि उसके माइंड सेट के साथ हमने खेलना था, तो उसकी वजह से हमने प्राइस ज्यादा बताई और हमने जो है उससे बेहतर नतीजे ले लिए। सेम लाइक बाल पार्क भी ऐसे ही है कि जब आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कि समझ ही कोई नहीं आ रहा, यानी आप जो है वो पेन की तरफ, पेन की वजह से आप किसी को कोई धोखा दे रहे हैं या उसका कोई पता नहीं चल रहा कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के साथ जब हम किसी का ट्रीट कर रहे हो, ये कौन सी क्वालिटीज़ हैं, तो इसको प्रोसीडो साइंस बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर आप बगैर कुछ किए अपने नताइज हासिल कर रहे हो, बगैर कुछ किए अपना अचीवमेंट कर रहे हो, तो बिल्कुल प्सेडो साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डैश इन एजुकेशन। मेजरमेंट जो है ये क्वांटिफाई करते हैं हम, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जब भी लफ्ज मेजरमेंट कहीं पे आता है, इसका मतलब है कि आप उन चीज़ों को कोई ना कोई जो है वो वैल्यू दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ। एवेल्युएशन चूंकि जो हरारकी है, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्युएशन, इसकी आखिरी जो दर्जा है, जो सबसे टॉप के ऊपर है, वो एवेल्युएशन है। और एवेल्युएशन की बुनियाद पे हम जजमेंट कर रहे होते हैं, हम अपना फाइनल फैसला कर रहे होते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या होगा। तो जो आखिरी डिसीजन होता है, जो जजमेंट होती है, वो एवेल्यूशन के बाद होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 106 से, एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड आर। जो एग्जाम सबसे आखिर में लिया जाता है और पर्पज उसका ये होता है कि कितना किसी ने अचीव कर लिया है, कितना किसी ने लर्न कर लिया है, कितना किसी को कुछ आता है, तो इसे अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। ऐसा टेस्ट
जो उस्ताद क्लासरूम के अंदर लेता है, जो उस्ताद 6 महीने चैप्टर पढ़ा के उस्ताद टेस्ट लेता है, पेपर लेता है, बेसिकली वो पेपर अचीवमेंट टेस्ट है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाया, जो बच्चे ने समझा, कितनी अचीवमेंट है, कितना हम सक्सेसफुल रहे। तो ऐसे टेस्ट को, जिससे हम ये चेक करना चाह रहे हों कि कितना हमने लर्न कर लिया है, तो ऐसे टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। 107 है, वन सेंटेंस समरी इज फॉर्म ऑफ। एक सेंटेंस की समरी। आपको सबक याद है, आपने कितना काम किया है, आपको ये आता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये सारी चीज़ें जो वन सेंटेंस समरी होती है, ये फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के अंदर आती है। यानी जो ड्यूरिंग लर्निंग, जो लर्निंग को चेक करने के लिए हम कर रहे होते हैं, वो फॉर्मेटिव लर्निंग है। और वंस जब भी आपका सबमिटिव एवेल्यूएशन होगी, तो वो एक डिटेल्ड एग्जाम होगा, वो एट द एंड होगा, एक एग्जाम होगा, उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये जो वन सेंटेंस समरी होती है, जिसके अंदर आप जस्ट पूछ रहे होते हैं, आप जस्ट जानना चाह रहे होते हैं, आप जस्ट अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे होते हैं, तो ये फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होगा। 108 है, वट मे बी कंसीडर्ड टू बी क्वालिटीज विच ऑल इंडिविजुअल पोजेस इन वेरिंग डिग्री। कि मुख्तलिफ लोगों के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि वेरी करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोगों की खासियत किसी चीज़ में, यानी कोई बंदा मैथ के अंदर अच्छा है, कोई इंग्लिश के अंदर अच्छा है, कोई साइंस के अंदर अच्छा है। तो इंडिविजुअल्स जो हैं, उनके अंदर डिफरेंट, उनके वेरिंग क्वालिटीज़, वेरिंग डिग्रीज, यानी कि मुख्तलिफ दर्जों के अंदर उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहेंगे। आप मेडिकल के लिए जाते हैं, एमबीबीएस करना है, तो आप एम कैट का एग्जाम देते हैं। एम कैट का एग्जाम बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो ये देखना चाहता है कि क्या मुस्तकबिल के अंदर आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बनने के काबिल हैं कि नहीं है। इसी तरह ई कैट का एग्जाम देते हैं कि आप इंजीनियर बनने के काबिल हैं कि नहीं है। आप आईलेट्स का एग्जाम देते हैं, क्या आप इंग्लिश मतलब जानते हैं कि नहीं है। आप जीआरई का एग्जाम देते हैं, डिफरेंट आप एग्जाम देते हैं। वो एग्जाम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आप मेजर करते हैं कि क्या ये बंदा इस काबिल है भी कि नहीं है, जिस चीज़ के लिए हम इसको इनरोल करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम इसको जॉब देना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, जिस हमने इसको ड्राइविंग के लिए रखना, क्या ड्राइविंग के गट्स हैं इसके अंदर, ड्राइविंग का एप्टीट्यूड है इस बंदे के अंदर। हमने इस बंदे को जो है फौज के अंदर अफसर रखना है, एज ऑफिसर हमने रैंक इसको सिलेक्ट करना है, क्या इसका एप्टीट्यूड इतना है कि ये कर लेगा, ये इसके अंदर इतने चैलेंजेस फेस करने का इसके अंदर हिम्मत है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, हर शख्स के अंदर डिफरेंट होती हैं। और ये जो इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, इस शख्स का एप्टीट्यूड इस चीज़ का मतलब जीरो है, इस शख्स का एप्टीट्यूड इसके मतलब बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये एप्टीट्यूड होगा। 109 है, विच रिपोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन बिहेवियर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन सम स्कूल सिस्टम। कुछ स्कूल के अंदर, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके अंदर वो कौन सी रिपोर्ट है जो बड़ी फेमस हो रही है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। प्रॉपर स्कूलों के अंदर, जो बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे हर स्टूडेंट की हर बात को नोट किया जा रहा होता है, स्टूडेंट को पता भी नहीं होता। और वो चीज़, उन चीज़ों की बुनियाद पे, उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पे, उसी रिपोर्ट की बुनियाद पे मुस्तकबिल के फैसले लिए जा रहे होते हैं। उन्हीं की बुनियाद पे स्टूडेंट्स की नेचर को डिफाइन किया जा रहा होता है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए ट्रीटमेंट करके उन बच्चों को बेहतर जो है वो एजुकेशन और बेहतर जो है फ्यूचर के लिए उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है जो बड़े स्कूलों के अंदर जो है वो फेमस हो रहा है। 110 है, द रिकॉर्ड नाउ यूज इज मोस्ट स्कूल सिस्टम इज ऑफ द वैरायटी। आजकल कौन सा रिकॉर्ड ऐसा है जो स्कूलों के अंदर होता है और उसके अंदर वैरायटी है। वैरायटी से मुराद है, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि सिर्फ ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी है, उसके अंदर उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड भी है, उसके अंदर उसकी जो फैमिली जो चीज़ें हैं वो भी आ रही होती हैं। उसके अंदर सब कुछ, स्टूडेंट ईच एंड एवरीथिंग इस स्कूल, किसी भी स्कूल या किसी भी इदारे के अंदर वो सब कुछ शामिल है, यानी वैरायटी ऑफ चीज़ें शामिल है। तो ऐसे रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, तो ऐसे रिकॉर्ड को कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। यानी वो रिकॉर्ड जिसके अंदर सिर्फ आपके ग्रेड्स, आपका वहाँ पे एंट्री से लेके आपका वहाँ से खारिज होना, वहाँ से जाना, आपका वहाँ पे जो है वो जो आपके बिहेवियर्स हैं, जो आपके फीस का रिकॉर्ड है, आपके जो हर चीज़ का जो रिकॉर्ड मौजूद हो, ईच एंड एवरीथिंग एक स्टूडेंट की, इस ऐसे रिकॉर्ड को हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। 111 है, the evaluation may be of new curricular system and styles of। evaluation जो है वो नए करिकुलर सिस्टम के साथ हो और स्टाइल्स ऑफ
जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा करिकुलम है, इसकी क्या अफादियत है, कौन सा न्यू करिकुलम हमें लेके आना होगा, क्या तब्दीलियां करनी होगी, और हमें स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मेंस और एवेल्युएशन की मदद से हम परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट तरीके हम देख रहे होते हैं कि इससे हमें क्या परफॉर्मेंस मिलेगी, क्या नताइज मिलेंगे। तो एवेल्युएशन बेसिकली ये चेक करना है किसी भी शख्स की किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को, और उसकी बुनियाद एजुकेशन के अंदर उस नए करिकुलम सिस्टम को देखने के लिए हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। एवेल्युएशन एक कंटिन्यूस चलने वाला अमल है, जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो SLOs, स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट जो है, आउटकम जो है उसको देख रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं, इसकी बुनियाद पे फैसले ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं जाना, यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस की तरफ जाना है। हम यहाँ पे स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग जजमेंट के बारे में यहाँ पे आपने नहीं जाना। 112 है, द बेस्ट डैश आर अरेंज अचीव्ड व्हेन ऑल पार्टिसिपेटिंग मेंबर वर्क हैप्पीली एंड इफेक्टिवली टुगेदर। तो जब किसी भी स्कूल के किसी भी इंस्टीट्यूट के तमाम लोग आपस के अंदर जो है वो बड़े खुशी से और बड़े इफेक्टिवली मिलकर जो है वो वहाँ पे अपने काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमें क्या चीज़ अच्छी मिलेगी, प्रोग्राम, रिलेशन, अरेंजमेंट, रिजल्ट, हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जहाँ लोगों की किसी भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्क इन्वायरमेंट के अंदर लोगों का आपस के अंदर बिहेवियर, एटीट्यूड ज़बरदस्त होगा, डेमोक्रेटिक होगा, पार्टिसिपेटिव होगा, वहाँ पे हमें बेहतरीन नताइज मिलेगी, वहाँ पे लेग पुलिंग कम होगी। 113 द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ईच टीचर आर एसेंशियल कंसिडरेशन इन इवैल्यूएटिंग एंड डायग्नोजिंग। तो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखना, और अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, कितना किसी ने एक्सपीरियंस किया है, आप ईच टीचर, हर टीचर का एसेंशियल इन इवैल्यूएटिंग एंड डायग्नोजिंग द। तो इसके टीचर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि एक टीचर की कितनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, वो कितना एक्सपीरियंस उसके है, और वो उसके मदद से क्या इवेलुएट करता है, क्या डायग्नाइज करता है, ये सारी चीज़ों से हमें जो है वो टीचर्स की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो रहा होता है। 114 है, a recognition of difference is an essential factor in effective supervision। तो द रिकग्निशन ऑफ किस चीज के, इंडिविजुअल डिफरेंस के, कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस इज एसेंशियल फैक्टर इन इफेक्टिव। अगर आप अच्छे सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, आप अच्छे टीचर, अच्छे लीडर, अच्छे उस्ताद बनना चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना होगा। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकग्नाइज करेंगे, समझेंगे, तो आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले बन जाएंगे। 115 है, if evaluation is to serve as the chief basis for determining the nature and direction of proposed changes in education, it must be a। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी कहीं पे भी आप एवेल्युएशन करें, और एवेल्युएशन के अंदर आप उसको डिटरमन करें कि कहाँ कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ पे हमें चैलेंजेस का सामना है, किन चीज़ों को हमें जो है वो बेहतर करना है, और किन तब्दीलियों की तरफ हमें मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मूव करना है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको नेवर एंडिंग जो एवेल्युएशन उसकी तरफ जाना होगा। आपको बार बार एवेल्युएट करना होगा, हर दफ़ा आपको नई जो मिलेगी, नताइज मिलेंगी, उसको रख के फिर करें, फिर नए नताइज। नेवर एवेल्युएशन कभी भी एंडिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए, अगर आप बेहतरीन नताइज मुसलसल चाह रहे होते हैं। अब मेजरमेंट इज सिंपली अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ। मेजरमेंट नो डाउट क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, लेकिन किस चीज की है, डाटा की है ना। अब डाटा कौन सा होगा, वो डाटा जो ऑब्जर्व किया है, जो हमने जो देखा है, जो लिया है, जो ऑब्जर्व किया है, उस डाटे की क्वांटिफाइंग करना, ये ऑब्जर्व डाटा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 117 है, बाय मींस ऑफ डिवाइसेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, a teacher is aided in his diagnosis of the individual weakness of his pupil and can adapt his teaching to them। तो बाय मीन्स ऑफ मजरिंग डिवाइसेस, कि हम मजरिंग डिवाइसेस के जरिए, ठीक है, देखिए पहले आ रहा है ना डिवाइस है, अब डिवाइस या तो होती है टेस्ट या मेजरमेंट। तो बाय मीन्स ऑफ मजरिंग डिवाइसेस हम जिससे मेजर करते हैं, एंड उसके बाद मेजरमेंट का अगला स्टेप क्या होता है, हम उसको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। और टीचर इज एडेड इन हिज डायग्नोज ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसकी बुनियाद पे टीचर डायग्नोज करेगा किसी भी इंडिविजुअल की वीकनेसेस जो हैं, किसी स्टूडेंट की किस चीज़ के अंदर उसकी वीकनेसेस हैं, कहाँ पे वो अच्छा है, और फिर टीचर उसी के मुताबिक अपने मेथड ऑफ टीचिंग को अडेप्ट करेगा। तो ये वाला यानी कि यहाँ पे मजरिंग होगा, ठीक है, मजरिंग ऑफ डिवाइसेस,
कि हम स्टूडेंट्स को मेजर करके उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करने के बाद हम किसी भी स्टूडेंट्स की किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वीकनेसेस को जो है वो डायग्नोज करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं, उसी के मुताबिक मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काबिल फहम हो। तो ये मेजरिंग होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 118, एवेल्युएशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर। तो देखें, एवेल्युएशन जो है ना, एक जांचना है, ठीक है, परखना है किसी चीज को। और जब एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो एवेल्युएशन से भी ब्रॉडर के अंदर हम वर्ड यूज कर रहे होंगे ना, यानी जांचने से मुराद है कि मैं अपने आप को भी जांचता हूँ, मैं किसी और को भी, और मैं स्टूडेंट्स को भी, और मैं मुसलसल ये काम कर रहा हूँ, और मेरा पर्पज क्या है कि बेहतरी है नताइज के अंदर। तो ये अप्रेजल होता है, ठीक है। अप्रेजल का वर्ड होता है कि चीजों को असेस करना, इस नजरिए के साथ को उसको हमने बेहतर करना है, अपनी अप्रेजल का अपनी असेसमेंट करना, स्टूडेंट की असेसमेंट करना, और नताइज को बेहतरीन लेके जाना। तो एवेल्युएशन की ही एक जो है ब्रॉडर सेंस है। एवेल्युएशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर अप्रेजल। तो ये अप्रेजल, एवेल्युएशन से अप्रेजल मिलेगी। 119 है, एजुकेशन आफ्टर ऑल हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। व्हेन वी गो थ्रू द डिटेल ऑफ द प्रोसेस इन विच टीचिंग लर्निंग हैज टेकन प्लेस, इट कुड हेल्प अस टू फॉर्म अ रीजनेबल। तो ये हमें, इससे हमें क्या रीजनेबल मिलेगी? रीजनेबल हमें जजमेंट मिलेगी कि जब हम एवेलुएट कर रहे होंगे, और एवेलुएट करने के जब हम जांच रहे होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, देखेंगे, तो हमें उस बुनियाद पे हम फैसला करने के काबिल होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 120, a supervision has developed into an integral part of the total pattern of many definition of it have emerged। अब यहाँ पे इसका आंसर ना एजुकेशन भी बन सकता है और एवेल्युएशन भी बन सकता है। यानी एज सुपरविजन हैव डेवलप, जैसे जैसे सुपरविजन बेहतर होगी, यानी कोई शख्स है वो मैं सुपरवाइजर हूँ, तो जैसे जैसे मैं अपनी सुपरविजन को बेहतर करता हूँ, या मैं डेवलप करता हूँ, या मैं जानता हूँ कि मुझे ये फ्लॉज हैं, ये खत्म करके आगे मूव करना है, एंड टू एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल पैटर्न ऑफ। तो अब ये बहुत अहम पार्ट है टोटल पैटर्न ऑफ एजुकेशन के, या टोटल पैटर्न ऑफ एवेल्युएशन के। हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल पैटर्न ऑफ एवेल्युएशन का ये सबसे अहम पार्ट है कि एक शख्स जो है वो अपने आप को डेवलप करता है, अपने सुपरविजन को। तो मैनी डेफिनेशन ऑफ इट हैव अमर्ज। और अगर हम इसी एजुकेशन सेंस के अंदर देखें, एजुकेशन सेंस के अंदर कोई शख्स अपने आप को इतना डेवलप करता है कि वो जान लेता है, यानी कि कहाँ पे मुझे क्या करना है। तो आप इसकी तरफ एवेल्यूशन की तरफ चले जाएं, कि हम चूंकि चैप्टर एवेल्यूशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वक्त के साथ साथ जिस चीज़ को अपने बेहतर कर रहे हैं, जान रहे हैं कौन सा पैटर्न जो है वो बेहतर होना चाहिए, तो एवेल्यूशन का है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट हो चाहे अचीवमेंट टेस्ट हो, ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये एबिलिटी टेस्ट है, कि हम इससे देखते हैं कि किसी शख्स कोई कितना काबिल है, कोई डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, ड्राइवर बनने के, कोई इंग्लिश बोलने के कितना काबिल है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो या अचीवमेंट टेस्ट हो, ये दोनों जो है वो एबिलिटी टेस्ट हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 122 है, इन डीलिंग विद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डील करते हुए, वेदर दे आर इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, द फर्स्ट स्टेप टू टेकन बाय द टीचर। पहला स्टेप टीचर को क्या लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप कहीं पे भी आइडेंटिफाई करना होता है। पहला स्टेप टीचर को डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है कहाँ पे। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए प्रॉब्लम की सेंस को समझना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 123 है, व्हाट डज डायग्नोस्टिक असेसमेंट एम टू डू। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है, इसका एम क्या है? डायग्नोस्टिक असेस जानना है, टेस्ट एट द एंड डायग्नोस्टिक कभी नहीं होती। डायग्नोज करना हमेशा स्टार्ट के अंदर होता है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रेयर नॉलेज बिफोर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक बात है कि हम डायग्नोज जब कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट को प्रेयर नॉलेज, जो उसका पहले से नॉलेज है, उसको जानते हैं। मुझे क्लास के अंदर पढ़ाना है, अगर मैं उस अपने टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर ये डायग्नोज कर लूँ कि इस टॉपिक की बेस के मुतालिक स्टूडेंट कितने अवेयर हैं, इस के टॉपिक को पढ़ाने की जो परी रिक्विजिशन है, ये परी रिक्विजिट टॉपिक है, उसके मुतालिक स्टूडेंट कितना जानते हैं, तो मेरे लिए पढ़ाना आसान होगा।
और यही डायग्नोस्टिक है। अगर एक टॉपिक में एक कोई चैप्टर पढ़ा देता हूँ और बच्चे उसके मुतालिक पहले से कुछ नहीं जानते और बच्चों को आइंदा भी कुछ ना समझ आए, मेरा पढ़ाना फजूल है। तो डायग्नोजिंग असेसमेंट जो होती है, इसके अंदर हम यही देखना चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट ऑलरेडी इस चीज़ के मुतालिक कितना जानता है, ताकि मैं उसी के ऊपर ग्राउंड खड़ा करूँ, उसी के ऊपर बेस खड़ी करके मैं आगे मूव करूँ। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 124 है, सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव इज। जब बहुत से ऑप्शन हमारे पास मौजूद हों, बहुत से कोर्सेज हमारे पास मौजूद हों और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किए जाए, तो ये हमारे पास, इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन की डेफिनेशन यही होती है कि अमंग मैनी अल्टरनेटिव यू सिलेक्ट ओनली वन, तो ये डिसीजन मेकिंग होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेजरिंग टेक्निक्स। अच्छी खूबियां क्या हैं? जब भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, तो मेजरमेंट के लिए बेहतरीन क्वालिटीज क्या हैं? ऑब्जेक्टिविटी, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव मकासद को पूरा कर रहा हो। रिलायबिलिटी, क्या वो रिलायबल हो। यूजिबिलिटी, उसका जो है वो बेहतरीन नताइज हो, उसका फ़ायदा हो। तो ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, ये सारी बातें जो है गुड मेजरिंग टेक्निक्स के अंदर आती हैं। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 126 है, लास्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का आखिरी स्टेप क्या है? जब भी आप फैसला कर रहे होते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन कौन से हैं। उन अवेलेबल ऑप्शन में से आप कोई अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, उस अल्टरनेटिव को अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके क्या नताइज मिले, फिर वो समझ नहीं आता, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा और अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास लास्ट स्टेप जो है डिसीजन मेकिंग का, वो तो यही हो, अल्टरनेटिव तो नहीं होगा। अल्टरनेटिव तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया है। लास्ट स्टेप तो हमारे पास एवेल्युएशन होता है हमेशा, कि अब ये देखेंगे कि जो हमने अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है, क्या वो नताइज दे भी रहा है, यानी फीडबैक हो ना, फीडबैक हो या एवेल्युएशन हो, आखिरी स्टेप वो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नन जो है वो ऑप्शन होगा। ये मैंने डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं। पहला, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर हमारा इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर देखना हम फैसला लेना क्यों चाह रहे हैं और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। कौन सा जो है वो मुझे मुझे ड्रेस लेना है, और ड्रेस में फिर मैंने देखा कि मेरे पास कितने अवेलेबल ड्रेसेस कितने हैं, और उनमें से मैंने बेस्ट ड्रेस जो है वहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर मैंने उसको एवेल्युएट किया और फिर देखा कि नहीं यार, ये जच नहीं रहा, मेरा गलत फैसला हो गया। फिर मैं अपने जो अल्टरनेटिव्स को दोबारा एवेल्युएट करता हूँ। फिर मैं अमंग द बेस्ट अल्टरनेटिव उसमें से सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं फैसला करता हूँ, फिर मैं उसके बाद फीडबैक या एवेल्युएट करता हूँ कि इधर की ये वाला ड्रेस मेरे लिए अब वाला सूटेबल है कि नहीं है, तो ये वाला होगा। तो इसका जो है वो सेवंथ जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, वहां पर नन आएगा। एंड असेसमेंट कैरीड आउट थ्रू आउट इज कार्ड, जो हमें बार बार ये जो थ्रू आउट चलती रहती है, ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होती है, नेवर एंडिंग, ये हमेशा चलती रहती है। तो वो ये बोलेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट। अच्छे टेस्ट की खूबियां कौन सी नहीं है? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, इम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। यानी अच्छा टेस्ट जो है वो इम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर ऐसी चीजें जो समझ ना आने वाली वैसी नहीं होनी चाहिए। 129 है, द टेस्टिंग यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड डज नॉट नो इज कॉल्ड। स्टूडेंट क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। जब बात आती है आइडेंटिफाई की, जब बात आती है कि एट द स्टार्ट डायग्नोजिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, तो ये वाला हमारे पास डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड आर। तो वो जो एट एंड होता है और आपकी अचीवमेंट को देखने के लिए होता है कि कितना आपने सीख लिया है, तो ये वाला अचीवमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 131 है, बिहेवियरल इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर नेचुरल कंडीशन। ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसा जो अब नेचुरल कंडीशन के अंदर हो, तो ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ पे ये नेचर पहला है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। जहाँ पे किसी को पता नहीं है कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो वहाँ पे जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डाटा ले रहे होते हैं, तो ये वाला हमारे पास नेचुरल ऑब्जर्वेशन होती है। 132 है, द कंसिडरेशन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू, मेजरमेंट शुड डेवलप एन एटीट्यूड फेयर माइंडेड।
नो कंसिडरेशन ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ इट्स, आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को देखना चाहते हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वो मेजरमेंट शुड डेवलप एटीट्यूड फियर उसके अंदर। तो ये डेफिनेट, डेफिनेट से मुराद आता है स्टैंडर्ड, जहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगी, जहाँ पे आप लफ्ज़ देखें ना, फेयर माइंडेड, एटीट्यूड ऑफ फेयर माइंडेड, यानी जहाँ पे एक स्टैंडर्ड होगा, कोई हमारे पास बायसनेस नहीं होगी, कोई हमारी मर्जी मंशा नहीं होगी, तो वहाँ पे हम बेहतरीन अप्रिसिएशन कर सकेंगे, बेहतरीन वैल्यू दे सकेंगे। तो डेफिनेट, डेफ वर्ड डेफिनेशन, जिसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। Which tests don't directly measure future accomplishment and measure present performance? कौन सा टेस्ट ऐसा है जो फ्यूचर की अकम्पलिश नहीं करता और एंड मेजर प्रेजेंट, जो विच टेस्ट डोंट डायरेक्टली मेजर फ्यूचर, कम फ्यूचर की मेजरमेंट नहीं करता, एंड मेजर प्रेजेंट, और वो जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है उसको देखता है। तो ये वाला होता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ना, ये बेसिकली जो हमने पढ़ाया होता है ना उसको चेक करने के लिए होता है। इसका पर्पज एप्टीट्यूड नहीं होता, इसका पर्पज एप्टीट्यूड चेक करना नहीं होता। इसका पर्पज होता है जो मैंने पढ़ाया है, क्या वो बच्चों ने को समझ आई है, क्या वो बच्चे करने के काबिल वो काम हो गए हैं। ये सिर्फ इसकी हद तक होता है। करंट नॉलेज को चेक करने के लिए, एसएलओज को देखने के लिए, जो पढ़ाया है उसकी अफादियत देखने के लिए होता है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट होता है। मेजर क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट मेथड इज, असाइनमेंट क्या करती है? कुछ लोग कहते हैं कि असाइनमेंट जो दी जाती हैं इसका पर्पज होता है कि कुछ हम खुद भी कर लें, कि यानी कि स्टूडेंट जो है लर्निंग टू डू बाय डूइंग टेक प्लेस हो, बच्चे खुद से काम करें, असाइनमेंट होती है। यानी बच्चों को असाइनमेंट इसलिए दी जाती है कि ये बच्चे घर जाके खुद कुछ एफर्ट करें, खुद कुछ करें, पकी पकाई खाने वाले ना बन जाएं। तो एक ऑप्शन ये भी करेक्ट है। दूसरा ये भी है कि सम टाइम टीचर चाह रहा होता है कि बच्चे के अंदर हार्ड वर्क की हैबिट डेवलप हो, कि कुछ ना कुछ इसके जिम्मे भी खुद भी काम लगाया जाए, बजाय सब कुछ खुद किया जाए, क्लास में किया जाए, ताकि ये घर से करके आए, एक असाइनमेंट बना के आए, ताकि खुद भी एफर्ट करें। तो ये बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप बेहतरीन की तरफ जाना चाहते हैं तो बी ऑप्शन ठीक है, कि स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग टेक प्लेस जो है वो होती है इससे, असाइनमेंट मेथड से। और बाकी ये भी है कि इसका पर्पज एक ये भी होता है कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो हार्ड वर्क डेवलप करना। इनिशियली जो एसएल सोलो टेक्सोनोमी, बिग्स एंड पुलिस ने 1882 के अंदर जो ये सोलो टेक्सोनोमी दी थी, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम, इसके अंदर जो हमारे पास पहले लेवल थे वो 4 थे, ठीक है। और बाद के अंदर जो है वो जब इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया तो इसके अंदर 5वां शामिल किया गया, यानी परी स्ट्रक्चरल जो है ये वाला बाद में शामिल किया गया। इससे पहले यूनि स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चरल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कोरिलेशनल था। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। हाउ मेनी डोमेन? ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। 137 है, इन नॉर्म रेफरेंस सिस्टम चाइल्ड प्रेफरेंस इज कंपेयर्ड टू। नॉर्म रेफरेंस सिस्टम के अंदर बच्चे की जो परफॉर्मेंस है किसके साथ कंपैरिजन की जाती है? वो अपने उसके इर्द गिर्द किसी बच्चे के साथ की जा रही होती है, क्लास के साथ की जा रही होती है, ग्रुप के साथ की जा रही होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर। तो मेंबर ऑफ द ग्रुप जहाँ पे ठीक होगा। ये स्टैंडर्ड, सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है ये क्राइटेरियन होता है। मेंबर ऑफ द जूनियर ग्रुप की कुछ सेंस नहीं बनती कि आप किसी का उसके जूनियर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या एबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो ये वाला इसका जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन कैन बी यू, मेजरमेंट वैल्यूएशन क्या काम करती हैं? स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं, डेफिनेटली मोटिवेट करती हैं कि हमारे इतने नंबर आए, हमें फर्दर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमें इससे जो इफेक्टिव जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हमने करवाई उसकी इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा हो जाता है, और हमें स्कोप और सीक्वेंस ऑफ टीचिंग का पता चलता है। तो ये ऑल ऑफ दी ऑप्शन करेक्ट होगा। 139 है, एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड इज। तो ये अचीवमेंट टेस्ट होता है कि आपने कितना जो है वो सीख लिया है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट होगा। द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज डिफाइंड एज, कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, किस चीज़ को देखती है? वो देखती है कंटेंट को देखती है कि कितना, यानी कंटेंट वैलिडिटी में आता है कि उस्ताद ने 5 चैप्टर पढ़ाए तो पेपर 5 में से ही आए, 5 से बाहर ना आए, कंटेंट वैलिड होगा। तो गुड कवरेज ऑफ द कोर्स जो है वो ये कंटेंट वैलिडिटी के अंदर आएगा। इसके अंदर ये भी होता है कि हर एक चैप्टर में पूरा पेपर ना बना दे, बल्कि 5 चैप्टर है तो हर चैप्टर में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पेपर बनाया जाए। द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन, तो हाईएस्ट लेवल के अंदर क्रिएट आ गया था। 142 dash is a measuring device concerned with the specific achievement of student in terms of given objective। तो कौन सी measuring device है? टेस्ट इज अ measuring device। टेस्ट हम लेते हैं जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल की किसी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ के अंदर उसको असेस कर रहे होते हैं। तो टेस्ट एक measuring device है। द लेवल ऑफ स्कूल अचीवमेंट कैन बी बेस्ट जज थ्रू,
तो स्कूल का बेहतरीन क्या है, हेड टीचर से पता चलता है, वेल फर्निश्ड बिल्डिंग हो, स्कूल लर्निंग अचीवमेंट, टीचर स्टूडेंट रिलेशन। तो हमें जो किसी भी स्टूडेंट स्कूल की अचीवमेंट है ना, वो स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट से पता चलेगा कि बच्चों ने कितना अचीव किया है, तो उसी से हमें स्कूल की अफादियत का अंदाजा होगा। फ्रीक्वेंटली यूज टूल, समेटिव एवैल्यूएशन के लिए हमेशा एग्जाम होता है, यानी समेटिव एवैल्यूएशन एक बड़ा इम्तिहान होता है, और ये ओरल नहीं होता, ये कोई वाइवा टाइप नहीं होता, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, बल्कि एक एग्जाम होता है। तो ये वाला समेटिव एवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास एग्जामिनेशन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 145 है, formative evaluation of curriculum is typically conducted during the development or improvement of program। आपको ठीक है कि क्योंकि ड्यूरिंग होती है, इन्वॉल्व मेक जजमेंट इसके अंदर नहीं होती, इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ बोथ टीचर स्टूडेंट टीचर दोनों की नहीं, सिर्फ स्टूडेंट की हो रही होती है। तो ये वाला हमारे पास जो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 146 है, करिकुलम रेफर टू द मीन एंड मटेरियल विद विच स्टूडेंट अचीव। तो अब करिकुलम से स्टूडेंट कौन से अचीवमेंट लेते हैं, सोशल आउटकम, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, एजुकेशनल आउटकम लेते हैं करिकुलम से बच्चे। द अप्रेजल प्रोसेस मस्ट डिपेंड अपॉन एनी सोर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ। तो कौन सा डाटा हम लेते हैं, यानी आप जो अप्रेजल करते हैं, आप जो बच्चों को असेस करते हैं, तो आप वैल्यूएबल डाटा लेते हैं, आप वहाँ बच्चों से डाटा, अच्छा डाटा लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप उनके फैसले कर सकें, तो वैल्यूएबल होगा। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिवनेस इज इम्पॉर्टेंट, particularly in relation to the diagnostic phase of evaluation। कि जो हमारा इंक्लूसिवनेस है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है डायग्नोस्टिक के अंदर हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के अंदर हम इसको जो है वो देख रहे होंगे। तो एवेल्यूएशन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन, जो एवेल्यूएशन का प्रोसेस है, टू बी ट्रूली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होगा, मस्ट इंक्लूड सम एरियाज ऑफ होपफुलनेस इन इट्स। तो हम कुछ एरियाज हमें इसके अंदर शामिल करना चाहिए, इससे हमारी एवेल्यूएशन बेहतर हो जाएगी। क्या चीज़ अजम्पशन शामिल करनी चाहिए, पर्पज शामिल होना चाहिए, बेसिक्स होनी चाहिए, आउटकम होनी चाहिए। अगर हम अपनी एवेल्यूएशन को बेहतर करना चाहते हैं, एवेल्यूएशन के प्रोसेस को बेहतर करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि वो बड़ा इफेक्टिव हो, तो हमें उसके अंदर एक तो पर्पजफुल रहना चाहिए, हमें क्या में रहना चाहिए, पर्पजफुल। हम अब इसके पर्पज सेट करना हो, साथ में ये भी कह सकते हैं कि हम इसकी आउटकम भी को भी जो है वो देखें, लेकिन इसका भी ऑप्शन पर्पज जो है वो ठीक होगा। 50 है, द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन डैश involve the evaluation of all its major components which include teaching learning strategy resources staff etc। the evaluation of performance of an, किसी भी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, किसी भी इदारे की एवेल्यूएशन करने, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एवेल्यूएशन ऑफ ऑल इट्स, उसके तमाम मेजर कंपोनेंट्स को, जिसके अंदर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी रिसोर्सेज स्टाफ सब कुछ है, उसको देखेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन होगा, किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए आप उस इदारे के अंदर मौजूद ईच एंड एवरीथिंग को असेस करेंगे, जानेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 150 एमसीक्यूज हमने कर लिए, इंशाल्लाह कल 150 से 200 तक करेंगे, और ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।